ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल वाला पाठ है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूं कि एडिटोरियल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाएंगे। और वहां से आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। अनुकूल मौसम में हो चुनाव, देख रहे हैं आप लोग कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के लिए कई कारक जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। उनमें से एक कारक मौसम को भी ठहराया जा रहा है। तो आप देखिए, रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये आप जानते होंगे। यह आम चुनाव का समय है। अनेक कारणों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बार 96.88 करोड़ नागरिकों के पास मताधिकार है। हमारे देश में वोटर हैं कितने? 96,000 कितना 96.88 करोड़ है। प्रत्येक वोट, चाहे वह किसी भी उम्मीदवार के लिए हो, लोकतंत्र के पक्ष में भी एक वोट है। पूरे विश्व में बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हो रहे हैं और उनमें से प्रत्येक का परिणाम विभिन्न विभिन्न वैश्विक घटनाओं को अलग अलग ढंग से प्रभावित करेगा। लेकिन भारत के चुनाव ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सबसे अधिक योगदान देंगे और इसलिए यह समय की मांग है कि चुनाव में अधिकतम सहभागिता को यथासंभव आप देखिए सुनिश्चित किया जाए। मतदाताओं तक पहुंचने और दूर दराज के स्थानों में मतदान की व्यवस्था करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की सराहना की जानी चाहिए और इनमें से कुछ क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल भी है। और देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है, ये आप लोग बताइए। सिविल सोसाइटी संगठनों और समाचार माध्यमों में भी मतदान के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए हैं और मतदाताओं ने भी इससे आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और पहले 2 चरणों में उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब तक का रुझान संतोषजनक रहा है, लेकिन जब भी मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर चर्चा होती है तब पर्यवेक्षक और विश्लेषक अक्सर एक बड़ी चुनौती के रूप में गर्मी के मौसम की चर्चा करते हैं। यदि गर्मी के बावजूद मतदाता अच्छी संख्या में बाहर आए हैं तो अनुकूल मौसम में चुनाव होने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कहीं अधिक होती। उनके हिसाब से मौसम होता तो अधिक होती है। और आप देखिए कि वर्तमान परिदृश्य में मौसम एक अपरिहार्य आयाम है। चुनाव को इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने 16 जून से पहले नतीजे आ जाएं और लॉजिस्टिक कारणों और कुछ सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मतदान को कई हफ्तों की अवधि में आयोजित करना होगा। और इन 2 तथ्यों को देखते हुए इस बार का चुनाव कार्यक्रम अप्रैल में शुरू हुआ और जून में समाप्त होगा। और यही समय है जब भारत के अधिकांश हिस्से बढ़ती गर्मी से पीड़ित रहते हैं। और यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनावों के संचालन का समय निर्धारित करते हुए मौसम के आयाम को ध्यान में रखा, लेकिन उसे 16 जून की अंतिम समय सीमा का पालन भी करना पड़ा। जैसे ही IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अप्रैल के दौरान कई जिलों में लू की चेतावनी जारी की, निर्वाचन आयोग ने त्वरित कार्रवाई की और निर्वाचन आयोग ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया। यदि आवश्यकता पड़ी तो यह टास्क फोर्स प्रत्येक चरण के मतदान से 5 दिनों पहले लू और आर्द्रता के प्रभाव की समीक्षा करेगी और रक्षात्मक उपायों के लिए कदम उठाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को चुनाव संचालन को प्रभावित करने वाली गर्मी की स्थिति का सामना करने हेतु तैयारी करने और सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों में स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आश्रय स्थल, पीने के पानी और पंखों की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। मुझे विश्वास है कि ये उपाय मतदाताओं को कुछ हद तक राहत प्रदान करेंगे। फिर भी ये उपाय चुनाव प्रक्रिया के केवल एक पक्ष का समाधान करते हैं। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि उम्मीदवारों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर गर्मी और धूल में प्रचार करना पड़ता है। सार्वजनिक रैलियों में बड़े नेताओं के बेहोश होने की खबरें चौंकाने वाली तो थी ही, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। तथाकथित मतदाता उदासीनता
और प्रचार अभियान के दौरान ही शुरू हो सकती है। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन जिन मतदाताओं को ग्रामीण इलाकों में तेज धूप में काफी दूरी तय करनी पड़ सकती है, वे बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे। हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी परिदृश्य में अपवाद नहीं बल्कि सामान्य है। भारत में गर्मी के दौरान मौसम की यह स्थिति तनिक भी असामान्य नहीं है। उत्तरी मैदानी इलाकों, दक्षिणी प्रायद्वीपीय तथा तटीय क्षेत्रों में आप देखिए तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला रहता है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में जब भी मई जून में मतदान होगा तब भी मौसम संबंधी यही समस्याएं रहेंगी। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण परिस्थितियां और अधिक कठिन हो सकती हैं। इसलिए हमें मतदाताओं, चुनाव प्रचारकों और चुनाव कराने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए चुनाव के उपयुक्त समय पर चर्चा करने की जरूरत है। और कहने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अब आप देखें, यह समय आ गया है कि हम आम चुनाव के लिए मौसम के अनुरूप समय सारणी बनाएं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह विषय एक साथ चुनाव पर मेरी अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में की शर्तों का हिस्सा नहीं था। चुनाव समय सारणी के बारे में मेरा सुझाव उस समिति की सिफारिशों से अलग है। यह सुझाव मेरे द्वारा व्यक्तिगत क्षमता से दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि जलवायु संबंधी चिंता इतनी गंभीर है कि इसके लिए एक सुविचारित और सामूहिक पहल की आवश्यकता है। लोकतंत्र के हित में इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ आना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमारा उद्देश्य ऐसे ही मौसम में चुनाव कराना होना चाहिए जो अधिकतम भागीदारी के लिए अनुकूल हो और ताकि लोकतंत्र की व्यवस्था और मजबूत हो सके। और एक देश एक चुनाव के लिए गठित जो समिति है ना, तो आप देखते हैं पूर्व राष्ट्रपति साहब रामनाथ कोविंद साहब उसे देख भी कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। आप लोगों के क्या विचार हैं इस पर? आप अपने विचार जरूर दिया करिएगा, ठीक है। लोकतंत्र की शुचिता के सामने सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आम चुनाव के दौर से गुजर रहा है और विश्वसनीय चुनाव किसी भी राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक माने जाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और जिसमें राजनीति में धन और आपराधिक तत्वों के प्रभावों को दूर करना और राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है। हमारी जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सतह के नीचे कुछ चिंताएं भी छिपी है, जैसे बढ़ता अपराधीकरण, धन बल का उपयोग, चुनावी कदाचार। भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है राजनीति और अपराध के बीच बढ़ती साठगांठ। पिछले कुछ वर्षों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की प्रोफाइल के विश्लेषण से पता चला है कि 2009 में उनके खिलाफ लंबित मामले कुल उम्मीदवारों के 15% थे, जो 2017 में 17%, 2019 में बढ़कर 19% हो गए हैं। चुनाव जीतने में सफल रहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का अनुपात और भी गंभीर तस्वीर पेश करता है। 2009 में विजयी उम्मीदवारों में से 30% ऐसे थे जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। 2014 में विजयी उम्मीदवारों में से 34% और 2019 में 43% के खिलाफ आपराधिक मामले थे। इनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवार हत्या, दुष्कर्म और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे थे। एडीआर के अनुसार 2019 में चुने गए 29% सांसदों पर गंभीर आपराधिक आरोप थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 24% था। इस बार भी बड़ी संख्या में दागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पहले चरण में उनका प्रतिशत 16 था, दूसरे में 21 और तीसरे में 18% है। संसद में दागी प्रतिनिधियों की उपस्थिति न केवल लोकतंत्र की छवि को धूमिल करती है, बल्कि उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले शासन पर भी सवाल उठाती है। यह स्थिति कानून के शासन को कमजोर करती है और राजनीतिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को खत्म करती है। हालांकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 दोषी नेताओं पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन मुकदमे का सामना करने वाले नेता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही उनके खिलाफ आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो। दागी नेताओं को टिकट से देने से इनकार करने की बात तो दूर, सभी पार्टियां अपने द्वारा चुनाव मैदान में उतारे गए दागी नेताओं की संख्या में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती दिखती हैं। इस मुद्दे से निपटने की एक तरीका यह है कि देश में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। भारत में चुनाव प्रक्रिया के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती धन बल का बड़े पैमाने पर उपयोग है। भारत में चुनाव महंगे हो गए हैं। उम्मीदवार अक्सर धन जुटाने के लिए अवैध तरीके का सहारा लेते हैं। धन बल का प्रयोग न केवल समान अवसर छीन लेता है, बल्कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी कमजोर करता है और यह धनी उम्मीदवारों को
अपने विरोधियों पर संचित बढ़त बनाने की सुविधा भी देता है, जिससे सीमित वित्तीय संसाधनों वाले उम्मीदवारों के लिए प्रभावी ढंग से वित्तीय स्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह भ्रष्टाचार के चक्र को कायम रखता है और अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने के प्रयासों को कमजोर करता है। धन बल के सारे चुनाव जीते प्रतिनिधि जनता के हितों की तुलना में अपने धनदाताओं के हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह चिंताजनक है कि इस बार पहले चरण के मतदान के पूर्व ही मतदाताओं के बीच बांटी जाने वाली शराब, आभूषण, मादक पदार्थ और नकदी पिछले चुनावों के मुकाबले कहीं अधिक मात्रा में बरामद की गई है। और स्पष्ट है कि चुनाव खत्म होते होते ऐसी बरामदगी कहीं अधिक हो गई। हालांकि उम्मीदवारों के खर्च की एक सीमा तय की गई है, लेकिन पार्टी के खर्च की कोई सीमा नहीं है। बड़ी पार्टियां आमतौर पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की सीमा से अधिक पैसा खर्च करती हैं। इसे रोकने के लिए चुनाव खर्च पर मौजूदा कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्चों पर ऐसा सीमा होनी चाहिए जो उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर चुनाव खर्च दर करने में विफल रहे उसे दंडित किया जाए। यदि वह चुनाव जीत गया तो उसे शपथ लेने से रोक दिया जाए। और आप देखिए, आपराधिक और धनबल के अलावा चुनाव कदाचार भी चुनाव प्रक्रिया के लिए एक खतरा है। चुनाव कदाचार के विभिन्न रूप हैं, जैसे बूथ पर कब्जा करना, मतदाताओं को डराना और वोट खरीदना। मतदाताओं की जागरूकता के अभाव में भी ये तौर तरीके देश के कई हिस्सों में पिछले थे। चुनाव कदाचार और अन्य कदाचार से निपटने के लिए कई मोर्चों पर ठोस प्रयास की जरूरत है। चुनाव को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को मजबूत करने और राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों की जवाबदेही बढ़ाने वाले चुनाव सुधार की तत्काल जरूरत है। चुनावी कदाचार का पता लगाने और उसे रोकने के लिए अधिक मजबूत तंत्र बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक करना होगा। नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताने के साथ ही उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। लेखक जदयू के महासचिव हैं और पूर्व सांसद हैं केसी त्यागी साहब के विचार हैं, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ कुछ बातें आपको बताता हूँ। राजनीति का अपराधीकरण, ये आप लोगों ने सुना होगा शब्द। पहले की मूवियां आप लोगों ने देखी होगी। एक नेताजी हुआ करते थे, उनके पीछे एक गुंडों की फौज खड़ी हुआ करती थी। वो डकैत होते थे, लुटेरे होते थे, छिनैती करने वाले होते, दुष्कर्मी होते थे। फिर इन जो अपराधी थे, इनके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर हम किसी को चुनाव जिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं चुनाव जीत सकते हैं। तो ये चुनाव में शामिल होने लगे। इसी को आप लोग राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। और हमारे देश में तो ये परंपरा बन चुकी है। वोटर भी परंपरा बनाते जा रहे हैं कि जो जितना बड़ा बलात्कारी होगा, जो जितना बड़ा हत्यारा होगा, अपराधी होगा, उससे चुनाव जीतने की संभावना उतनी अधिक रहती है। इसलिए आप देख रहे हैं हर राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव जीतने का वो होगा ना उम्मीदवारी उसकी, तो वो उसे टिकट देते हैं, चाहे उस पर कोई भी अपराध क्यों ना लगे हो, आरोप क्यों ना लगे हो। चलिए क्या कर सकते हैं, उसका भुगतान जनता कर भी रही कायदे से। कर्म फल, यह जगत कर्म प्रधान है और हमें अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करते हैं उसका फल अंततः हमें ही भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म से हमें सुख प्राप्त होता है। बुरे कर्म, अशुभ कर्म और पाप कर्म से दुख मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है। सुख और दुख हमारे कर्मों के परिणाम है एवं प्रतिफल है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें हमारे पुण्य कर्मों के सफल से वंचित कर सके। उसी प्रकार यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो वे हमारा पीछा करते रहेंगे और उन कर्मों के परिणामों को भोगना हमारी नीति होगी। जैसे दीवार पर फेंकी गई गेंद लौटकर फेंकने के बालों वाले की ओर आती है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी ओर लौट आते हैं। वस्तुतः कर्म प्रतिक्रियाशील है और हम किसी भी प्रकार का कर्म करते समय भले ही अकेले रहे हों, किंतु सर्वव्यापी परमात्मा की उपस्थिति वहां भी होती है और हमारे भीतर परमात्मा का अंश यानी कि हमारा आत्मा भी उस कर्म का साक्षी होता है। यही कारण है कि हम बुरे कर्म करते समय दुनिया की दृष्टि में भले ही अच्छे बने रहें, पर हमारे भीतर से अंतरात्मा की आवाज हमें आईना दिखाती रहती है। भला उससे हमें कोई चीज कैसे छिपा सकते हैं। हमारे आत्मा के पास हमारे प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा होता है। कर्मों की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है और हमारे कुछ कर्मों का फल तो तत्काल मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल वर्षों बाद भविष्य में या फिर अगले जीवन में प्राप्त होता है। कुछ किंतु मिलता अवश्य है। बीज बोते ही वह वृक्ष तो नहीं बन जाता है और उससे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। हमारा हर कर्म वास्तव में बीज है जो एक ना एक दिन अंकुरित होता हुआ और विकसित होता हुआ वृक्ष के रूप में आकार लेगा और उस वृक्ष में सुख और दुख के फल लगे होंगे और जिनका भोग हमें ही करना होगा। इसे ही कर्म भोग कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग आजकल तो बहुत इंसानियत मानवता की हद पार हो गई, किसी की अंतरात्मा उसे रोकती नहीं है, वो चाहे कितना भी गलत कर रहा हो।
लेकिन आपने देखा होगा जब वो परिणाम भुगतता है, कर्म की सजा मिलती है, तो लोग उसके ऊपर तरस खाते हैं। लोग कहते हैं इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसने क्या किया वो जाकर देखिए आप, तो आप लोगों को तब मालूम चलेगा कि अच्छा इसी कर्मों की सजा मिल रही है। तो कहते हैं भगवान माफ कर देगा, लेकिन कर्म माफ नहीं करते हैं, ये बात जान लीजिए। ये राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसी की बातें हो रही हैं। राजनीति में दिलचस्पी हुआ करे तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। वीआईपी दर्शन, उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष चारधाम यात्रा की शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इससे यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन के समान अवसर मिल सकें। और इस वर्ष प्रदेश में चारधाम यात्रा के पंजीकरण को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 अप्रैल से अब तक 18.2 लाख यात्री पंजीकरण करा चुके हैं और इसे यही परिलक्षित हो रहा है कि यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। और इसे देखते हुए यात्रा का सुचारू संचालन प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। यह भी प्रदेश सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग की ओर से यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यात्रा में 18 स्थानों पर स्वास्थ्य जांच केंद्र और 50 स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं और इनमें आप देखिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है। केदारनाथ व बद्रीनाथ में चिकित्सालय तैयार किए जा रहे हैं और यात्रा में आप देखिए रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया गया। यात्रा मार्ग पर ड्रोन व सीसी कैमरे से नजर रखी जाएगी और कहा जा रहा है कि सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अब सरकार ने यात्रा के पहले 15 दिनों में वीआईपी दर्शन न कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए बाकायदा सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा गया कि शुरुआती 15 दिन विशेषकर केदारनाथ में वीआईपी वाईआईपी दर्शन जितना हो सके टाला जाए। इसके सबसे बड़ा फायदा उन श्रद्धालुओं को होगा जो कई दिनों की यात्रा कर इन धर्मों तक पहुंचते हैं और दर्शनों के लिए लंबी कतार में खड़े होते हैं। अब अगर मेरी बात पूछी जाए मुझसे तो मैं कहता हूं वीआईपी कल्चर तो खत्म ही होना चाहिए, क्योंकि इस वीआईपी कल्चर का भुगतान आम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। हमें खड़ा रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। चुनाव आयोग की सराहनीय पहल क्या है? सराहनीय तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया की तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर होती हैं। 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में पूरी होने वाली वोटिंग में भी चुनाव आयोग ने कई मोर्चों पर सराहनीय कदम उठाए हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने से प्रयासों के साथ ही मतदाताओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने का भी पूरा प्रयास किया गया है। विशेष रूप से वयोवृद्ध मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई होम वोटिंग की सुविधा की एक आवश्यक है पहले। इसके चलते शारीरिक रूप से असमर्थ और बुजुर्ग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं आ रही है। निर्वाचन आयोग की इस अभिनव पहल का ही परिणाम है कि उम्रदराज लोग भी बिना परेशानी के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने सराहनीय सहभागिता निभा पा रहे हैं। और याद रहे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रक्रिया में मतदान कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं से बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डलवाने की सुविधा दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करने और वयोवृद्ध एवं दिव्यांगों की समस्या को देखते हुए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। देखा जाए आप तो होम वोटिंग एक सकारात्मक व मानवीय पहल है। शारीरिक रूप से कमजोर और वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने में भी सक्षम नहीं होने से कितने ही उम्रदराज मतदाता वोट नहीं डाल पाते हैं। होम वोटिंग की सुविधा न केवल उम्रदराज और दिव्यांग नागरिकों को वोट डालने में सहजता होगी, बल्कि मतदाता प्रतिशत भी बढ़ सकता है। देश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेशों और चरम मौसमी हालातों के बीच विशेष श्रेणी के लोगों को घर वोट देने की सुविधा मिलना बहुत सी परेशानियों से सहायता राहत देने वाली है। और ज्ञात हो कि आम चुनाव 2024 में लगभग 96.8 करोड़ मतदाताओं को देश की सरकार चुनने का मौका मिल रहा है और इनमें बड़ी संख्या वयोवृद्ध वोटर्स की भी है। देश की यह पीढ़ी पूरे उत्साह से मतदान में भागीदारी निभाने का मानस रखती है। यही वजह है कि उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्ग नागरिकों के लिए अपनी मौलिक अधिकार का प्रयोग करने की इस सुविधा को आमजन द्वारा ही सराहा जा रहा है। मतदान केंद्रों तक पहुंचने में आने वाली बहुत सी कठिनाइयों से बचाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बुजुर्गों को प्रदान की जाने वाली होम वोटिंग से मिली सुगमता एक प्रभावी और प्रशंसनीय नवाचार है। और देखिए, लोकसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले ये उम्र 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 कर दिया गया था। अब ये बात भी चल रही कि ऑनलाइन वोटिंग डालने की सुविधा हो जानी चाहिए। जैसे मैं शहर में बैठा हुआ हूँ, मेरा वोट कहीं किसी और शहर में है, तो हम यहाँ से आसानी से वोट डाल पाए, ये भी सुविधा होनी चाहिए। इस तरह की मांग की जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है।
यहाँ भी कॉलम रहते हैं, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना हुआ करे तो। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अब आप देखेंगे सोने के प्रति बढ़ता वैश्विक आकर्षण, और खासकर हमारे देश में तो आप देखिए सोने को कितना प्रिय माना जाता है, खासकर महिलाओं में। आप देखिए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अब तक दुनिया में डॉलर का महत्व लगातार बढ़ता रहा है। और जब अमेरिका के सहयोगी देश सामान के बदले सोना देने लगे तो अमेरिका आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बन गया। युद्ध के बाद अनेक देशों ने अपनी मुद्राओं को डॉलर के साथ जोड़ा और इसके साथ ही दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त हो गया एवं डॉलर दुनिया की सबसे पसंदीदा करेंसी यानी कि मुद्रा बन गई। और सभी देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के और डॉलर के रूप में रखना शुरू कर दिया। 1999 तक दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में डॉलर का हिस्सा 71% तक बढ़ गया। और वर्ष 1999 में यूरोप में साझा मुद्रा यूरो का प्रादुर्भाव हुआ और अब अधिकांश यूरोपीय देशों ने डॉलर के बदले यूरो रखना शुरू कर दिया। इसके चलते रिजर्व करेंसी के नाते डॉलर का हिस्सा घटने लगा। वर्ष 2021 तक यह घटकर 59% रह गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार डॉलर का वैश्विक रिजर्व करेंसी के रूप में हिस्सा 2010 में 62%, 2015 में 65.73%, 2020 में 59% और 2023 में 58.41% रहेगा। यानी वर्ष 1999 से डॉलर का महत्व घटता रहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे डॉलर का महत्व घटता गया हो, लेकिन अभी भी कहीं वह दुनिया का सबसे अधिक पसंदीदा करेंसी है। और देखिए आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 90 इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका आईएमएफ का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उबरने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। डॉलर के प्रति विमुखता की बात करें तो परंतु पिछले कुछ समय से डॉलर का महत्व कम होता दिख रहा है। यदि भारत की बात करें तो भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में रुपये की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लगभग 20 देशों के साथ इस बाबत सहमति भी बनी है कि साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के कारण अमेरिका यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में कठिनाइयों के कारण दूसरे देशों में भी स्थानीय मुद्राओं में भुगतान के प्रयास तेज हो गए हैं, यानी कि रुपये में ही व्यापार हो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। विश्व में डॉलर के प्रति विमुखता इस कारण से भी बड़ी है क्योंकि अमेरिका ने रूस को आक्रमणकारी बताते हुए उसके तमाम डॉलर रिजर्व को जब्त कर लिया है। और ऐसे में दूसरे देशों में यह भय व्याप्त हो गया है कि देश अब अमेरिका ऐसी कार्रवाई उन पर भी कर सकता है। ऐसे में उन देशों पर रूस जैसी भुगतान की समस्या आ सकती है। भारत की यदि बात करें तो देखते हैं कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल से पहले सप्ताह तक 648.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच में एक और महत्वपूर्ण बात देखी गई कि विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का भंडार 55.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, और जिसमें आप देखते हैं कि जिसमें एक ही सप्ताह में 1.24 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि एक ही सप्ताह में सोने के भंडार में 6 टन वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में भारत का स्वर्ण भंडार 13 टन ज्यादा है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में जब विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा 450 टन सोने की खरीद की गई, वहीं बढ़कर 2022 में 1135 टन हो गई। वर्ष 2023 में केंद्रीय बैंकों ने 1037 टन सोने की खरीद की। गौरतलब है कि गहनों के रूप में सोने की मांग पहले ही के मुकाबले लगातार घटती जा रही है, जबकि निवेश के रूप में सोने की मांग निरंतर बढ़ रही है। इस बीच पिछले वर्षों में केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद में अभूतपूर्व वृद्धि ने दुनिया में सोने की मांग बढ़ा दी है। क्यों बढ़ रही है सोने की मांग? तो यह बात सर्वथा सिद्ध हो रही है कि दुनिया में सोने की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण आप देखिए उसकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 1988 में सोने की कीमत $437 प्रति औंस थी, जो 2018 तक बढ़कर 1268.93 तक पहुंची थी, यानी 30 वर्षों में 3.61% की वार्षिक वृद्धि है। लेकिन पिछले 6 वर्षों में सोने की कीमतों में 9.7% की दर से बढ़ रही है। और ऐसे में दुनिया के आर्थिक विश्लेषक वैश्विक मौद्रिक एवं वित्तीय परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इंगित कर रहे हैं। और पहला कारण यह है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर, जिसे फेड रेट भी कहते हैं,
उसके घटने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और ऐसे में आप देखिए, चूंकि ब्याज दरें कम होने पर लोग वित्तीय परिसंपत्तियों के बजाय सोना खरीदने की ओर आकर्षित होंगे। ऐसे में यदि ब्याज दर गिरती है तो सोने की मांग बढ़ेगी। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि चीन समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। इस प्रवृत्ति में थमने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तीसरा, दुनिया भर में सोने की कीमतों में वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है। ऐसे में केंद्रीय बैंकों द्वारा ज्यादा सोना खरीदने की संभावनाएं और भी बढ़ रही है, क्योंकि यदि केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में सोने की मात्रा बढ़ाते हैं तो बढ़ती सोने की कीमतों के साथ उनके विदेशी मुद्रा भंडार स्वयं भी बढ़ जाएंगे। सोने की आप देखते हैं कि बढ़ती यह मांग कई सवाल खड़े करती है, और उसमें से आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अब डॉलर का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। एक दूसरा सवाल यह भी है कि क्या सोने का महत्व अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में भी बढ़ने वाला है। क्या ऐसा होगा या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि विश्व में डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है और तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ देश अपने घरेलू व्यापार को घरेलू मुद्राओं में निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में डॉलर के विकल्प में सर्वाधिक प्राथमिकता सोने की को दी जा सकती है। दुनिया में कई देश अमेरिका द्वारा उनके विदेशी मुद्रा भंडारों के जब्त होने के अंदेशे से भी आशंकित है, क्योंकि रूस के साथ अमेरिका ऐसा कर चुका है। भारत और चीन सहित दुनिया में सोने की मांग आप देखते हैं कि यह भी एक मुख्य कारण है। क्या है कारण है, ये भी देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, भारत में हीरे की फीकी पड़ती चमक। तो भारत में प्राकृतिक हीरे का कारोबार पिछले कुछ वर्षों में समय से सिकुड़ रहा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा बड़े आकार 1 कैरेट से ऊपर वाले हीरे की मांग दुष्प्रभावित हुई है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, प्रयोगशाला में तैयार कृत्रिम हीरे की मांग बढ़ रही है। वैश्विक मांग में आई कमी के कारण निर्यात में हुई गिरावट के बाद 30% तक सस्ते हुए हीरे के व्यापार अब चिंता कि बादल मंडराने लगे। भारतीय हीरे का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। अमेरिका भारत के पॉलिश किए गए हीरो का सबसे बड़ा ग्राहक है। देखा गया है कि अमेरिका में लॉकडाउन के बाद से हीरे की मांग में कमी के कारण कच्चे माल के दाम बढ़ रहे हैं और बड़े आकार के हीरों की मांग कम हो रही है। साथ ही हीरे की पॉलिशिंग भी कम हो रही है, जिस कारण बड़े आकार के हीरे की मांग बुरी तरह प्रभावित हुई है, और निर्यात मांग में गिरावट के बावजूद छोटे आकार वाले हीरों की मांग सामान्य है, जबकि प्रयोगशाला में तैयार होने वाले हीरों की मांग में तेजी देखी जा रही है। और इस बीच आप देखिए, अमेरिका सहित अन्य देशों के लोगों ने कोरोना जनित उथल पुथल के दौरान भारतीय हीरे और उनसे जुड़े जेवरात में बहुत निवेश किया है। परिणाम स्वरूप उस समय सूरत के बाजार से 10 से 12% ज्यादा हीरा निर्यात हुआ है। लेकिन हाल में अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों में आ रही वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में नरमी का असर भारत के हीरा उद्योग पर भी दिखाई दे रहा है, जिस कारण लोगों का रुझान प्राकृतिक हीरे से हटकर कृत्रिम हीरे की तरफ बढ़ता दिख रहा है। और वस्तुतः आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारतीय हीरा उद्योग में अनिश्चितता कायम है। भारत में आप देखिए, लगभग 40% हीरो की आपूर्ति रूस से की जाती है, और इसके लिए हमें भुगतान करना होता है, जो आज भी हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में यदि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत का हीरा उद्योग बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है, तो इसकी भरपाई बहुत मुश्किल से हो पाएगी। हालांकि सरकार के साथ मिलकर कंपनियां इसका बेहतर तरीका निकालने की कोशिश में है। अभी तक अमेरिका और आप देखिए दूसरे विकसित देशों की तरफ से भारत के संदर्भ में प्रतिबंध की बात साफ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कंपनियां दूसरे उभरते बाजार जैसे वियतनाम और कंबोडिया के साथ भारत पर फोकस करेंगी। और आप देखिए, विश्व के लगभग 95% हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का काम भारत में होता है। भारत में सूरत को रफ डायमंड की कटिंग एवं पॉलिशिंग का हब माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत ने कट पॉलिश किए गए हीरों का कुल सकल निर्यात 25.47 अरब डॉलर रहा था। फरवरी 2021 तक आप देखिए, भारत के गोल्ड एवं डायमंड ट्रेड की देश की जीडीपी में हिस्सेदारी 7.5% थी। वहीं कुल निर्यात में आप देखिए, गोल्ड एवं डायमंड ट्रेंड की हिस्सेदारी 14% थी। लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश का रत्न और आभूषण का निर्यात 14.9% घटकर 32 अरब डॉलर हो गया, जबकि वर्ष 2022-23 में आप देखिए, यह निर्यात 37.6 अरब डॉलर था। उल्लेखनीय है कि इसमें 14.9% की गिरावट आई है। और आप देखिए, विश्व के 10 रफ डायमंड में से 9 डायमंड की पॉलिशिंग का काम गुजरात में होता है। गुजरात में लगभग 20 से भी अधिक श्रमिक हीरे की पॉलिशिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, परंतु वर्तमान में जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनसे यह इंगित होता है कि हीरे के कारोबार में मंदी आई है। ऐसे में सरकार को भी इन कारोबारियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, और इसमें पर्याप्त बिजली आपूर्ति के साथ ही श्रमिकों को त्वरित भुगतान की भी सुविधा दी जानी चाहिए।
इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए, बड़े अच्छे लगते हैं। डंडे का फंडा, एक हरी खरी तंजे कसा जा रहा है, राजनीति की बातें हो रही हैं। ये पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। महिला नेतृत्व से समग्र विकास, ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर गुंजन राजपूत, डिप्टी रजिस्ट्रार ऋषि होड विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा से जुड़ी हुई है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1 सदी से भी अधिक समय के बाद उप कुलपति वीसी का प्रतिष्ठित पद संभालने के लिए पहली बार एक महिला को नियुक्त किया गया है। वैसे तो वीसी की नियुक्तियां आए दिन होती हैं, परंतु किसी नामचीन संस्थान में किसी महिला का वीसी बनना समावेशिता और विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और महिला सशक्तिकरण का एक कदम मान लीजिए। यह केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालय को भी 800 साल लग गए किसी महिला को वीसी नियुक्त करने में। पिछले कुछ समय से यह एक विषय है कि आखिर देश विदेश में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में किसी महिला को एक ऊंचे पद पर पहुंचने में इतना समय क्यों लगता है, या फिर कभी इस निर्णय को पहले लेने के बारे में विचार क्यों नहीं हुए। आखिर क्यों उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्च पदों पर महिलाएं देरी से पहुंचती हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। स्कूली स्तर पर आप देखिए यह आंकड़ा बहुत अलग है। यह शिक्षकों की 2/3 से भी अधिक संख्या महिलाओं की है, लेकिन जब यह आंकड़ा उच्च शिक्षा की ओर बढ़ता है तब यह बिगड़ जाता है। पिछले वर्षों में इसके अनेक कारण बताए गए, जैसे महिलाओं की उम्र के साथ बढ़ती जिम्मेदारी, खासकर परिवार की वेतन का वितरण, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को समर्थन देने वाली प्रणाली, महिलाओं के प्रति समाज में भेदभाव, कई जगह पर तो महिलाओं से असुरक्षा की भावना वाले पुरुष प्रधान समाज को भी इसका कारण बताया गया। परंतु अब बहस का मुद्दा महिलाओं के आगे ना आ पाने के कारणों से हटकर एक अलग पक्ष को मजबूती के साथ आगे आने से होना चाहिए। महिलाओं को समझना होगा कि उनका पक्ष कभी कमजोर था ही नहीं। यदि किसी कारणवश यह आंकड़ों में दिखा तो उसकी जड़ों के इतिहास से समझकर मजबूत बनाया जा सकता है। नारी की शक्ति, तो आप देखें भारतीय परंपरा में महिलाओं का स्थान हमेशा ऊपर रहा है। पांडव हमेशा इतिहास में कुंती पुत्र ही कहलाए, राम सदैव कौशल्या नंदन कृष्ण देव की नंदन ही कहलाए। सनातन इतिहास तो देवी पूजा के साथ ही आगे बढ़ा है, परंतु बाद में इसमें कई बदलाव देखे गए। राम सीता, सीताराम, राम सीता नहीं सीताराम, देख रहे हैं। चाहे वह मुगलों का यहाँ आकार भारतीय प्रथा को नष्ट कर इस पुरुष महिला के संदर्भ को बदलना हो, या फिर 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को बरगलाना हो, या समाज को अलग दिशा ले जा गया, और इसको हमें इतिहास की घटनाओं से समझना ही भी चाहिए। क्षत्रियों में क्षत्रणियों की बचपन से सशक्त विद्या सीखने की प्रथा रही। उसका उदाहरण महारानी कैकेयी का राज्य दशरथ के साथ युद्ध में हमेशा जाना था, और रानी लक्ष्मीबाई अपने समाज की सुरक्षा के लिए शस्त्रों के साथ युद्ध के मैदान में लड़ी। अहिल्याबाई होलकर ने अपने समाज की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाए, परंतु इतिहास से निकल कर कैकेयी का युद्ध में जीते हुए वरदानों का दुरुपयोग कर सदियों के लिए एक युद्ध की शुरुआत का काल याद रखा गया। और आप देखिए शायद महिलाओं को उनकी मिली हुई ताकतों का सही ज्ञान कभी कराया ही नहीं गया। ऐसा आज भी हो रहा है। देखिए महिलाओं की अगर सशक्तिकरण की दिशा में अगर आपको उदाहरण देना है, रानी लक्ष्मीबाई का दे सकते हैं आप लोग, देवी अहिल्याबाई का उदाहरण दे सकते हैं। जब आप लोग निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इन्हीं का उपयोग करना होता है। महिला नेतृत्व, तो वस्तुतः जो शक्तियां महिलाओं को उनके अस्तित्व में मिलती हैं वे मार्मिकता, जुड़ाव और सृष्टि को बढ़ाने की ताकत जो पुरुषों की ताकत को पूर्ण करती हैं, उसमें संबंधित है। वर्ष 1990 से लेकर 2021 तक महिलाओं के नेतृत्व पर हुए सभी शोधों के आधार पर सेज जैसी प्रतिष्ठित जर्नल में छपे एक शोध में यह बताया गया कि जहां अनौपचारिक संचार की कमी महिलाओं की तरक्की में बाधा बनती है, वही महिलाओं को अपनी उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली और ईमानदारी और गंभीर परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता जैसी ताकतें संगठन को लाभ पहुंचाती हैं। महिलाओं की ये योग्यताएं उनका संबल हैं जिससे संस्थानों को लाभ मिलता है, क्योंकि वह जटिल सामाजिक परिस्थितियों से निपटने, मजबूत रिश्ते बनाने और आप देखिए सहकर्मियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होती हैं। पुरुषों में नेतृत्व की लेन-देन शैली होती है जो शक्ति और अधिकार पर निर्भर करती है। वहीं महिलाएं आपसी समझ और विश्वास, अनौपचारिक संचार, व्यक्तिगत सम्मान, टीम के प्रत्येक सदस्य के योगदान और प्रत्येक विविध प्रतिभा के विकास पर आधारित एक परिवर्तनकारी नेतृत्व जैसी शैली अपनाती है। और संस्थानों को भी यह समझना होगा कि नेतृत्व अब केवल बुद्धि या तकनीक कौशल के बारे में नहीं है। यह टीम और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए
भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने व प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होने के बारे में है। शोध में से पता चला है कि महिलाएं भावनात्मक बुद्धिमत्ता में उत्कृष्ट होती हैं, जिस कारण कार्यस्थल में एक अनूठा संतुलन बनाया जा सकता है। और यहाँ यह समझने की जरूरत है कि कोई भी कार्यस्थल केवल महिलाओंवादी पुरुषवादी सोच से नहीं चल सकता। यहाँ महिलाओं को पुरुषों के गुण एवं पुरुषों को महिलाओं के गुणों के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, तभी संस्थानों समाज संस्कृति का विकास हो पाएगा। आधी आबादी है महिलाओं की, और एक तरह से आप देखिए, एक रथ के दो पहिए मान लीजिए आप लोग, क्या एक पहिए पर रथ चल पाएगा? तो ये सब ध्यान देना चाहिए, समाज को भी जागरूक रहना चाहिए, महिलाओं को भी जागरूक रहना चाहिए। आज के समय में तो आप देखिए बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पा रही महिलाएं, जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है। तो ये आपके दैनिक जागरण है ना, उसका संपादकीय पाठ हो जाता है। और एक आर्टिकल मुझे जनसत्ता का भी अच्छा लगा, जो अच्छा लगता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो कचरे का भार ढोते गरीब देश, ये काफी अच्छा आर्टिकल है और ये समस्या देखने को भी मिल रही है। तो आप देखेंगे नीला बंदरगाह वर्ष 2013 से 2019 तक के मध्य तक कनाडा और फिलीपींस के बीच एक अनोखे विवाद के केंद्र में रहा है। कनाडा ने पुनर्चक्रित प्लास्टिक अवशिष्ट के नाम पर घरेलू कचरे से भरे 103 बड़े कंटेनर फिलीपींस भेजे थे, और फिलीपींस को जब इस घपले का एहसास हुआ तो उसने कहा कि कनाडा पुनर्चक्रित प्लास्टिक अवशिष्ट के बदले घरेलू कूड़ा भेजकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रहा है। वह अपना घरेलू कूड़ा वापस ले। इस मामले से इतना तूल पकड़ा कि फिलीपींस ने कनाडा के खिलाफ युद्ध तक की धमकी दे डाली। आखिरकार 6 साल बाद कनाडा को अपने 103 में से 69 कंटेनर वापस लेने पड़े। दोनों देशों के बीच इस खींचतान से पश्चिमी देशों का दक्षिण के देशों के प्रति गैर बराबरी की एक स्याह हकीकत का पता चला, और कैसे विकसित देश अपने कूड़े का निस्तारण खुद ना कर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को धाता बताते हुए उसे गरीब और विकासशील देशों के निर्यात करते आए हैं। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले एक मूवी आई हुई थी, और मूवी देखी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा विदेशों से आप देखते हैं कि जो खराब कचरा रहता है वो भारत में भेजा जा रहा था। मूवी बनी हुई है वो, और ऑस्ट्रेलिया से उस मूवी में दिखाया जा रहा है, और बड़ी विलन टाइप की कि वहां से हमारे यहाँ डंप किया जाता है, और फिर एक पुलिस अधिकारी उन कंटेनरों को चेक करता है। तो इस तरह से आप देखिए मूवियों में दिखाया जा रहा है, तो उसी तरह से आप देखिए हकीकत भी में तो होता होगा। मूवी कहीं से तो प्रेरित होकर बनती है। और गौरतलब है कि कनाडा फिलीपींस दोनों ही खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रसार और निस्तारण नियंत्रण के लिए हुए बेसल समझौते का हिस्सा है। कचरे के तथाकथित वैश्विक व्यापार का एक सिरा चीन की अचानक आर्थिक प्रगति से जुड़ा है। जब चीन 90 के दशक में उत्पादक देश बनकर उभर रहा था, चीन से हर किस्म का उत्पाद शिपिंग कंटेनरों में भरकर अमेरिका और यूरोप भेजा जा रहा था। वापसी में खाली कंटेनरों में पश्चिमी देशों से अपने घरेलू और अन्य कूचे कचरे को भरकर चीन भेजना शुरू हुआ। खाली लौटते कंटेनरों को भरकर वापस भेजना आर्थिक रूप से लाभदायी भी था। पश्चिम से आने वाले मुक्त कूड़े को शुरू में चीन ने संसाधन के रूप में देखा, और जितना पुनर्चक्रित कर सकता था उसने नए उत्पाद बना लेता था। वहीं अमीर देशों के लिए स्थानीय कूड़े कचरे के निस्तारण का यह एक सस्ता विकल्प भी मिल गया, और इस तरह उनको अपने कूड़े से छुटकारा मिल गया। मगर इसका नतीजा यह हुआ कि अमीर देशों में कचरा फैलाने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ी। पश्चिमी देशों में 90 का दशक आते आते प्लास्टिक की खपत बेहतरसा बढ़ गई, और जिससे दक्षिण के गरीब विकासशील देशों की तरफ भेजा जाने लगा। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में 1 टन घरेलू कचरे के निस्तारण में औसतन जितना खर्च आता है, उससे अधिक खर्च में वही कचरा खाली कंटेनरों के जरिए सुदूर गरीब देशों में ठिकाने लगा दिया जाता है। और एक जर्मन ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक 2020 में 1 टन घरेलू कूड़े के निस्तारण का खर्च $85 आता था, जो मात्र $35 के भाड़े में गरीब देशों तक आप देखते हैं कि पहुंचा दिया जाता था। चीन के साथ साथ दक्षिण के अधिकांश देश, जिनमें अफ्रीका और एशिया के देश मुख्य रूप से शामिल हैं, सस्ते मजदूर, कम कठोर पर्यावरणीय नियमों कानूनों के कारण पश्चिम के कूड़े के व्यापार का बड़ा हिस्सा बनने लगे। भारत और बांग्लादेश पुराने जहाजों के निस्तारण के लिए पसंदीदा जगह बने। वर्ष 2018 में आप देखेंगे 2018 तक चीन विश्व के कचरा निस्तारण व्यापार का मुख्य केंद्र था, जहां अमेरिका और यूरोप से आने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए कुछ हद तक आधारभूत संरचना विकसित हो चुकी थी। फिर भी इतनी भारी मात्रा में कचरे के निस्तारण, और जिसमें अधिकांश एक बार आप देखते हैं कि इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक होता है, जो पुनर्चक्रण के लायक भी नहीं होता है, और उससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले आप देखिए प्रभाव की बात हो रही, पड़ने वाले दुष्परिणाम को ध्यान में रखते हुए बाद में चीन ने 24 प्रकार के कचरे के आयात पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी, और इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम देशों में कचरे के निस्तारण के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, और उनसे कचरे से लदे जहाज नए ठिकाने ढूंढने लगे। संयुक्त से कचरे के नए ठिकाने चीन के पड़ोस में ही मिलने लगे। धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम एशिया पश्चिम के कचरे का नया ढलाव
ढलाव बनने लगा, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस आदि देश शामिल हैं। हालांकि इस प्रवृत्ति के शिकार यूरोप के गरीब देश, पूर्वी यूरोप के भी देश हैं। समृद्ध यूरोप का कूड़ा पूर्वी यूरोप में डाला जाने लगा। साइंटिफिक अमेरिका के मुताबिक अमेरिका का एक आम आदमी भारत के आम आदमी के मुकाबले 35 गुना ज्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचा, और चीन के आम आदमी के मुकाबले 53 गुना ज्यादा संसाधनों का दोहन करता है। और जितना ज्यादा संसाधनों का दोहन होता है उसी हिसाब से कचरा भी पैदा होता है, पर उसके निस्तारण का बोझ गैरकानूनी तरीके से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों पर डाल देने की परंपरा विकसित हुई, जहां कचरे के निस्तारण के लिए न्यूनतम आधारभूत ढांचे तक का नितांत अभाव है। ऐसा नहीं है कि कचरे की व्यापार के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून नहीं है। बेसल समझौते के तहत केवल ऐसे ही कचरे को एक देश से दूसरे देश में ले जाने की अनुमति है जो पुनर्चक्रित होने लायक हो, दोबारा इस्तेमाल होने में आने वाला हो, जहरीला और पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। इसके बावजूद यह गोरखधंधा जारी है। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो बेसल समझौते को नहीं मानता है। कचरा उपनिवेशवाद शब्दावली का उपयोग पहली बार 1989 के बेसल समझौते में अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाए जा रही इस विकृत और गैर बराबरी वाले रवैये के लिए किया गया था। अमीर देशों का कचरा दक्षिण के देशों में होता थोड़ा बहुत छांट कर अक्सर जला दिया और नदियों में बहा दिया या कचरा पट्टी में डाल दिया जाता, और इससे आप देखिए जल, भूमि और वायु के गंभीर प्रदूषण के बाद स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता। और एक प्रकार से आप देखिए पश्चिम से अपने कार्बन उत्सर्जन को गरीब देशों के जिम्मे डाल दिया गया। अमीर देश अपने असीमित संसाधनों के दोहन का लाभ तो खुद लेते हैं, पर उससे उपजे लगभग हर दुष्परिणाम को बड़ी चालाकी से गरीब देशों के हिस्से डाल देते हैं। यह प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। औद्योगिक क्रांति के बाद उपजी पश्चिम की औपनिवेशिक मानसिकता इसके मूल में है। यह प्रवृत्ति जलवायु और पर्यावरण के संकट के वक्त एक नए रूप में सामने आई, जो वैश्विक स्तर के लगभग हर जलवायु एवं या पर्यावरण से जुड़े समझौते में देखी रही है। हालांकि दक्षिण के देश अब इस प्रवृत्ति का पुरजोर विरोध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में कर रहे हैं और लामबंद भी हो रहे हैं, ताकि अमीर देशों की गैर बराबरी और नैतिक रूप से विकृत व्यवस्था को उजागर किया जा सके। इस कड़ी में भारत ने अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ मिलकर दक्षिण के देशों का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा, और जिसमें पिछले वर्ष G20 समूह में अफ्रीकी संघ की सदस्यता दिलाना एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, पूछता हूं बार बार, आप लोग बताते नहीं, सवालों का जवाब जरूर दिया करिएगा आप लोग। चलिए, किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग लिखिए नीचे, और आप लोग गूगल की मदद लीजिए, किताबों की मदद लीजिए, लेकिन हर हाल में इसे बताया करिएगा, ठीक है? अच्छा लगता है। G20 की मैं बता देता हूं बात। तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं। अब तो 21 मेंबर हो गए इसके। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में आप देखते हैं कि इसके शासन अध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्षों का पहला सम्मेलन हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। और इसमें आप देखिए सदस्यों में देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ इसके मेंबर हैं। क्या है? सदस्य हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी मेरे लिए सवाल है, सुझाव है तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।